आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने ईसीजी का रेट कैसे कैलकुलेट करना है। हाउ टू कैलकुलेट द ईसीजी रेट, यानी कि ईसीजी का रेट कैसे आपने कैलकुलेट करना है। हाउ टू कैलकुलेट द हार्ट रेट। इसके दो मेथड हैं। एक मेथड ये है कि जो रेगुलर रिदम है उसका मेथड डिफरेंट है, और दूसरा जो मेथड है वो है इर्रेगुलर रिदम का रेट कैसे आपने निकालना है। दोनों मेथड डिफरेंट हैं लेकिन बहुत सिंपल हैं, बहुत इजी हैं। एक दिन ऐसा था कि जब भी ईसीजी की बात होती थी या हार्ट रेट की बात होती थी तो मैं वहाँ से भाग जाता था, फुटा लगा देता था। तो आज मैं आपका गारंटी कर रहा हूँ, जिन लोगों को ईसीजी नहीं आ रही है या जो लोग ईसीजी का रेट नहीं कम से कम निकाल सकते हैं, उन लोगों के लिए मेरा स्पेशल ये आज का मैसेज है, या आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो वेरी बिगनर हैं और जो ईसीजी से इरिटेट होते हैं। वो एक दफ़ा ज़रूर मेरे इस लेक्चर को देखें। आफ्टर 20 मिनट्स यू विल बी एबल टू कैलकुलेटिंग द ईसीजी रेट। ईसीजी रेट को आप निकाल सकते हैं। और ईसीजी रेट क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी वजह यह है कि अगर ईसीजी का रेट आप निकाल लेंगे तो आप ब्रैडीकार्डिया, आप टैकीकार्डिया, आप साइनस टैकीकार्डिया को डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपका पेशेंट इस वक्त कौन सी कंडीशन में है, कौन से उसको कार्डियक एरिथमियाज चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, उसका रेट कितना है। बेसिकली रेट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं छोटी सी डायग्राम आपको बताऊंगा तो उसके मुताबिक हमने ये आज का जो सेशन है या आज की जो क्लास है वो रखनी है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ईसीजी में हम देखते क्या हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं एक और आगे आपको बताऊंगा कि ईसीजी में हम क्या देखते हैं, कैसे रेट कैलकुलेट करते हैं, रेट कैलकुलेट करना क्यों इम्पोर्टेंट है, और रेट को ट्रीट करना क्यों इम्पोर्टेंट है। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बट आपने वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। एक यही सपोर्ट है जो आप मेरी कर सकते हैं। चलें लेट्स स्टार्ट। ईसीजी, ये हो गई है ईसीजी। आपको व्यूअर्स नज़र आ रही है, ठीक है। जो लाइव क्लास ले रहे हैं स्टूडेंट्स वो मुझे हाथ हिलाकर बता सकते हैं कि उनको नज़र आ रही है ये ईसीजी, ठीक है। ईसीजी है, ठीक है। ईसीजी सबसे पहले हमने ये किया कि इसमें हम रेट देखते हैं, ठीक है। जो ही ईसीजी हम करते हैं तो ईसीजी में हम रेट देखते हैं। रेट के बाद हम जो है रिदम देखते हैं। रिदम के बाद हम जो है ना नैरो कम्प्लेक्स है या वाइड क्यूआरएस कम्प्लेक्स है, ठीक है। वाइड क्यूआरएस कम्प्लेक्स। एक्चुअली मैं दिन को इसलिए वीडियो नहीं बनाता। अक्सर मेरी वीडियो आपने देखी होंगी कि वो रात को बनती हैं। उसकी वजह ये होती है कि गली में कभी आलू बेचने वाला आ जाता है, कभी समोसे बेचने वाला आ जाता है, कभी क्या, तो वो आलू समोसा जहन में चलता रहता है। तो मेरी भी जो कंसंट्रेशन है वो डाइवर्ट होती है कि अब समोसे वाला आ गया, अब आलू वाला आ गया, अब पता नहीं क्या आ गया। तो बहरहाल मैं सिर्फ और सिर्फ व्यूअर्स आपके लिए जो है ना वो दिन को वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होता है तो वो फिर फोकस नहीं कर पाता बंदा, ठीक है। ईसीजी है। ईसीजी में आपने देखना है रेट क्या है, फिर आपने रिदम देखना है, रिदम रेगुलर है, इर्रेगुलर है। उसके बाद आपने फिर आगे देखना है कि नैरो कम्प्लेक्स है या वाइड क्यूआरएस कम्प्लेक्स है, ठीक है। सबसे पहला जो फोकस है वो है रेट। क्यों कि जब भी एरिथमिया स्टार्ट होते हैं हार्ट में तो उसमें मोस्टली जो है ना आप रेट को ट्रीट करते हैं। सबसे पहले कंट्रोलिंग द रेट पर जाते हैं आप। अगर आप रेट को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप उसकी डाइवर्जन को चेंज कर सकते हैं, यानी कि रिदम को आप कंट्रोल कर लेंगे अगर आप पहले रेट को कंट्रोल कर लें। तो मैं इसलिए आपको ये मेरा फोकस यही है। जो मेरे टीचर हैं
उन्होंने भी मुझे यही बताया कि आपने सबसे पहले जो फोकस है वो रेट पर करना है। अगर रेट आप कंट्रोल कर लेंगे, यानी कि मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक गाड़ी है, वो उसकी जो डायरेक्शन है वो एक खाई की तरफ है, ठीक है, एक खाई की तरफ है जहाँ से वो गिर जाएगी, और उसकी स्पीड जो है ना वो 120 की स्पीड से वो दौड़ रही है। आपने क्या किया कि डायरेक्शन यानी आपने अभी नहीं चेंज किया, आपने रेट को कंट्रोल कर लिया। रेट को आपने कंट्रोल कर लिया तो और आपने उसको उसकी स्पीड को कंट्रोल करके 50 कर लिया, तो अब आपके पास आगे गाड़ी की जो डायरेक्शन है उसको चेंज करने के लिए आपके पास टाइम भी हो गया है, और आप उसकी गाड़ी की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वो रेट को कंट्रोल कर दिया, गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल कर लिया। इसी तरह जब हमारे हार्ट की में जब जो एरिथमिया स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले हम रेट को कंट्रोल करते हैं, उसके बाद हम जो रिदम की तरफ जाते हैं। अच्छा नाज़रीन, आगे मैं चलता हूँ। डस्टर किधर है? आगे मैं चलता हूँ कि आपको बताऊँ कि आपने कैसे रेट को कैसे कैलकुलेट करना है, हम उस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो बिगनर्स हैं या जिन्होंने अभी क्लास को ज्वाइन किया है, जो स्टूडेंट्स अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनके लिए मैं एक दफ़ा फिर ओवरव्यू कर देता हूं ताकि उनको सारी चीज़ों की समझ आ जाए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो ईसीजी कंपोनेंट हैं वो पता होना चाहिए, फिर उसके बाद जो इसका जो पाथवे है, करंट का पाथवे है वो पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम रेट पर आएंगे, ठीक है। अच्छा, पाथवे क्या है, या सबसे पहले जो कंपोनेंट ऑफ ईसीजी हैं वो क्या है, वो है पी क्यू आर एस टी यू, ये ईसीजी के कंपोनेंट हैं, ठीक है। किसी भी ईसीजी में ये कंपोनेंट आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कंपोनेंट पूरे नहीं हैं, ये चीज़ें पूरी नहीं हैं, एक्सेप्ट यू की वेव जो है ना वो बहुत कम बनती है, ठीक है। ईसीजी में बहुत कम और रेयर केसेस में बनती है, वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, उसमें हम बाद में हम डिस्कस करेंगे कि जो यू की वेव बनती है वो किस सिनेरियो में बनती है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पी बनती है, ठीक है। ये मैं पिछले लेक्चर में डिटेल से चीज़ें समझा चुका हूँ, ठीक है। और फिर जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो QRS बनता है, डीपोलराइजेशन होती है तो P बनता है। तो ये चीज़ें मैं पिछले लेक्चर में सारी समझा चुका हूँ और सारी चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है। अभी आपने ये करना है कि कंपोनेंट की आपको समझ आ गई है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं डायग्राम बना दूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए, आपको समझना इजी हो जाए। आपके लिए बेसिकली ये सारी वीडियो जो है ना वो आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप पेशेंट्स को जो है ना वो ट्रीटमेंट दे सकें बर वक्त। अगर पेशेंट को कार्डियक एरिथमिया स्टार्ट हो गए तो आपको पता चल जाए कि टैकी क्या है, ब्रेडी क्या है, और फिर साइनस टैकी क्या है, और फिर इनकी ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट क्या है। सम टाइम ऐसे होता है कि पेशेंट्स बिल्कुल टाइम नहीं देता है आपको, और आपने उसको अर्जेंट ट्रीटमेंट देनी होती है, उसको अर्जेंटली ट्रीट करना होता है। अगर आप अर्जेंटली ट्रीट नहीं करेंगे तो पेशेंट जो है ना वो कार्डियक अरेस्ट में चला जाएगा, और कार्डियक अरेस्ट में चला जाएगा तो फिर आपको पता है कि फिर बहुत बड़ा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, और एक इंसानी जान भी ज़ाया हो सकती है ड्यू टू योर नेग्लिजेंसी। मैं दो बातें हमेशा ये कहता हूँ कि एक हेल्थ किलर है और एक हेल्थ प्रोवाइडर है, इनमें डिफरेंस आपने रखना है। आपने हेल्थ प्रोवाइडर बनना है, हेल्थ किलर नहीं बनना है। अगर आप हेल्थ किलर बनेंगे तो पेशेंट्स इसी तरह किल होते रहेंगे, और हमेशा मेरा फोकस पेशेंट्स सर्विस पर है और पेशेंट्स की लाइफ पर है। देखें, खुदा ताला ने हमें इस काम के लिए चुना है, और ये एक बहुत बाइज़्ज़त और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है कि हेल्थ से रिलेटेड लोग हैं वो उनके ऊपर खुदा का बड़ा रहम है और करम है, इनाम है। और फिर उसके बाद उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पेशेंट्स का, अपने क्लाइंट्स का
ख्याल रखें और अपनी जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको फुलफिल करें, ताकि एक पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में पहुंचाया ना जाए, बल्कि एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से उसको बचाया जाए। बेसिकली पर्पस ये है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं ईसीजी की तरफ से। थोड़ा सा ईसीजी का मैं एक पैटर्न जो है ना वो ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए कि बेसिकली ईसीजी क्या है। अच्छा, जी जी नाज़रीन, आपको नज़र आ रहा होगा, सबसे पहले है पी, उसके बाद है क्यू, उसके बाद है आर, उसके बाद है एस और उसके बाद है टी, ठीक है। इसी तरह ये सीक्वेंस चलता जाएगा, पी क्यू आर एस टी का सीक्वेंस चलता रहेगा। अब हम जा रहे हैं, जो कंडक्शन पाथवे है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बेसिकली कंडक्शन पाथवे क्या है? जो खुदाई निज़ाम है, खुदा ने एक खून का लोथड़ा है उसको एक्टिवेट किया हुआ है, जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन प्रोवाइड कर रहा है, और हम ज़िंदा हैं और हम अपने डिसीजंस ले रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं और डिसीजंस कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बहरहाल ये खुदाई निज़ाम है, इसको ये चलता रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने जो फैसले हैं वो दिमाग से आपने करने हैं, लेकिन दिमाग को एक्टिव होने के लिए आपके हार्ट को एक्टिव रहना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा फोकस करता हूं कि अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ को सेव करना है तो सबसे पहले हार्ट को टाइमली रिवर्ट करना है, ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सेफ हो सके, पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ सेफ हो सके। ना सिर्फ पेशेंट बच सके बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी बच सके। क्योंकि बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि ऐसे चांसेस होते हैं जिनमें पेशेंट जो है ना वो एक वेजिटेटिव स्टेट में मेडिकल आईसीयूज़ में पड़े होते हैं, जो कि पैग फीडिंग पर होते हैं, जो कि कुछ मूवमेंट्स नहीं कर सकते, जिनका जीसीएस जो है ना वो 4 होता है या 3/15 होता है या 4/15 होता है, जिसमें जस्ट एक मूवमेंट होती है, एबडक्शन होती है, फ्लेक्शन होती है, इस तरह की मूवमेंट्स होती हैं उनकी, जस्ट नथिंग के और कुछ भी नहीं होता। तो फिर वो पेशेंट जो है ना वो उनमें क्या उनमें रीज़न होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली प्रोलॉन्ग सीपीआर के केसेस होते हैं जिनमें टाइमली जो है ना पेशेंट को रिवर्ट नहीं किया होता, या पेशेंट लेट अराइवल के साथ होते हैं। तो ऐसे पेशेंट को जब सीपीआर करके उनको पहुंचाया जाता है तो फिर वो पेशेंट्स जो है ना वो उनके ब्रेन डेड हो जाते हैं, और फिर उनके हार्ट तो बच जाते हैं लेकिन ब्रेन डेड हो जाते हैं। ज़िंदा रहने के लिए ये बात तो ज़रूरी है कि हार्ट आपका बचना चाहिए, ब्रेन के अलावा भी आप ज़िंदा रह सकते हैं, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ आप नहीं जी सकते हैं जब तक आपका ब्रेन एक्टिव नहीं है। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आपने अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ करनी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ आप कैसे जी सकते हैं? जब आपका ब्रेन एक्टिव होगा तो आप क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं, आप क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो जी सकते हैं, आपके पेशेंट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। चलें नाज़रीन, हम चलते हैं सबसे पहले हम रिदम की तरफ के रेगुलर रिदम क्या है और इरेगुलर रिदम है क्या है। रेगुलर रिदम में देखें कि आर का जो इंटरवल है, इसके दरमियानी जो फासला है, जो इंटरवल है वो इक्वल बॉक्सेस में होगा, ठीक है। ये भी ये इक्वल बॉक्सेस में होगा, ठीक है, इक्वल बॉक्सेस में होगा। और ये देखें कि पहला बॉक्स है, दूसरा बॉक्स है, तीसरा बॉक्स है और चौथा बॉक्स है, ठीक है। इसी तरह ये भी लेट्स सपोज ये भी 4 बॉक्स के बाद आया, 4 बॉक्स, ये एक रेगुलर रिदम हो जाएगा, ठीक है। अब रेगुलर रिदम को हमने क्या करना है कि जो इसके बॉक्सेस है उसके बॉक्सेस को काउंट कर लेना है। जो लास्ट बॉक्स होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारा रेट होगा। यानी कि पहले बॉक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है, 300। पहले बॉक्स की वैल्यू क्या है, 300। दूसरे बॉक्स की वैल्यू क्या है, 150। तीसरे बॉक्स की वैल्यू क्या है, 100। चौथे बॉक्स की वैल्यू क्या है, 75, ठीक है।
वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वीडियो का ये इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि आपसे डिस्कस किया जा रहा है और आपको बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए कि जो बिग बॉक्सेस हैं उसकी फर्स्ट बॉक्स की वैल्यू 300 है, फिर 150 है, फिर 100 है, फिर 75 है, फिर 60 है, उसके बाद 50 है, उसके बाद 43 है, उसके बाद 38 है और उसके बाद 33 है। यानी कि आपने क्या करना है, ये आर है और ये आर है। ठीक है, ये आर है। आर आर का जो इंटरवल है, इसके दरमियान जो बॉक्स हैं उन बॉक्स को अपने काउंट करना है। जो लास्ट बॉक्स होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो होगा आपका हार्ट रेट। आपको बिल्कुल इजी मेथड बता दिया है फॉर रेगुलर रिदम। गुड फॉर रेगुलर रिदम। ये मेथड जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, रेगुलर रिदम के। अब मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा आपको समझा भी दूं, बिग बॉक्स की वैल्यू कितनी है। बिग बॉक्स जो है वो है 0.20 सेकंड का। ठीक है, और 5 बिग बॉक्सेस कितने के हो गए, 5 बिग बॉक्सेस हो गए जनाब 1 सेकंड का। और 30 बिग बॉक्सेस कितने के हो गए, जो 6 सेकंड्स की स्ट्रिप में होंगे 30 बिग बॉक्सेस होंगे, वो कितने के हो गए, 30 बिग बॉक्सेस हो गए हैं 6 सेकंड्स के। सिक्स सेकंड, ठीक है, जो कि आपने स्ट्रिप लेनी है 6 सेकंड की। इस तरह आपने रेगुलर रिदम को जो है ना वो रेट निकालना है, उसकी इवैल्यूएशन करनी है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपका दिमाग चलना चाहिए। दिमाग चलाने के लिए आपको दिल को चलाना पड़ेगा। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि आपको पता होना चाहिए कि ईसीजी का रेट क्या है, रिदम क्या है, एक्सिस क्या है, नैरो है, वाइड क्यूआरएस कम्प्लेक्स है क्या है, पी वेव एब्सेंट है, प्रेजेंट है क्या है, ताकि आपको इजीली सारी चीज़ों का पता चल सके। आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास इर्रेगुलर रिदम का कैसे रेट निकालना है। टेक अ 6 सेकंड स्ट्रिप। ठीक है, टेक अ 6 सेकंड स्ट्रिप, ये आपने लेनी है। अब ये है ये है 6 सेकंड्स। लेट्स सपोज ये 6 सेकंड की स्ट्रिप है। आपने इसमें आर आर वे को काउंट करना है, काउंट करके 10 पर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। आर आर वे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 70। हार्ट रेट जो आ गया वो है 70। ये है इर्रेगुलर रिदम का रेट निकालने का मेथड।
आई होप कि गाइस आपको ये रेगुलर और इरेगुलर हार्ट रेट का जो हार्ट रेट मेजर्स करने का जो मेथड है वो आ गया होगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी और लर्निंग रहेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो इल्म हासिल कर सकें, और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने नॉलेज के ऊपर ग्रिप हासिल करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। विद टर्म्स ऑफ लव, अल्लाह हाफिज़।